बाजार बोलता है। इसमें पहले एफआईजीएस का डेटा पढ़ लेते हैं। फ्राइडे को बहुत ज़्यादा बदलाव तो कुछ है नहीं, लेकिन एक बार फिर डेटा पढ़ लेते हैं कि क्या कुछ रहा। 3449 करोड़ की सेलिंग एफआईज की, डीआईज की 2885 करोड़ की बाइंग। तो नेट में इंस्टीट्यूशनल सेलिंग और उसका इम्पैक्ट हमने फ्राइडे को देखा भी। लेकिन आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इंडिसेस का हाल आज लहूलुहान क्यों देखने को मिला हमें मार्केट, उसके कुछ आपको संकेत यहाँ से मिल जाएंगे। डाउ करीब 749 पॉइंट नीचे बंद हुआ अमेरिका में और वहाँ से ही सारी कहानी शुरू हुई। उसके बाद शंघाई, हैंगसेंग, निकाई, कोस्पी सभी में लाल मार्क बना हुआ है। हालांकि उतने नहीं गिरे हुए जितना कि अमेरिका गिरा। अमेरिका के गिरने की वजहों पर भी बात करेंगे, क्यों गिरा अमेरिका का मार्केट इतना तेज और क्यों आज उसका एक इम्पैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स में देखने के लिए मिल रहा है, उन सभी पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। टॉप गेनर्स और लूजर्स, उनकी लिस्ट देख लेते हैं एक बार। टॉप गेनर्स की लिस्ट देखें तो फाइजर करीब 6.25%, जीएसडब्ल्यू होल्डिंग करीब 5%, जिलेट 5%, ऑर्किड फार्मा करीब 5%, वीसीवीएस करीब 4%। तो यहाँ पर कुछ एक अच्छा जंप देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि थोड़े प्रेशर में हैं आज के सत्र में। तो प्रेशर वाले काउंटर्स में रैली गियर करीब 7.5%, गॉडफ्रे फिलिप्स करीब 6.25%, लॉयड्स इंजीनियरिंग करीब 5.5%, राजेश एक्सपोर्ट करीब 5.5% और एलटीटीएस करीब 5.5%। तो ये सभी काउंटर हैं जहाँ पर कि प्रेशर बना हुआ है। और आज आईटी काउंटर में तो इनफैक्ट ज़्यादा ही प्रेशर बना हुआ है, तो वो हम देख भी रहे हैं कि सारे ही आईटी काउंटर आज अच्छे खासे लाल निशान में चल रहे हैं। अंजुल जी, कोई आईटी काउंटर है जो कि आज इतना गिरने के बाद थोड़ा ठीक लग रहा हो, सपोर्ट वपोर्ट पे आ गया हो, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह? सर ओवरऑल अगर सीनेक्स आईटी पे व्यू लेंगे तो सीनेक्स आईटी पे हमने टारगेट डिस्कस किया था 39,975 का, जो कि आज जाके गैप के साथ टेस्ट हुआ है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आती है तो फिर अगला टारगेट 37,829 का खुलेगा, जो कि हाई लाइकली है कि टेस्ट होगा, क्योंकि आईटी वीक लग रहा है। मेटल और बैंकिंग में थोड़ा रेजिलियंस है, बट आईटी में तो एक्सट्रीम वीकनेस फिलहाल दिख रही है। तो 37,829 पे आते आते इन्फोसिस, टीसीएस, इन काउंटर्स में बाइंग की अप्रोच देखनी चाहिए। फिलहाल थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए। इंडिविजुअल शेयर से ज्यादा सीनेक्स आईटी पे ध्यान रखिए। 37,829 आता है, यहाँ से लगभग 2000 नहीं 1500 1600 पॉइंट नीचे है। तो 1600 पॉइंट जैसे ही टूटेगा, इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, ये लार्ज कैप वाले काउंटर्स में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहिए। ठीक है। अक्सर हमने देखा है अंशुल जी कि इलेक्शन के बाद आईटी इंडेक्स चलता है और ये कहानी काफ़ी समय पुरानी चल रही है। और इलेक्शन से पहले भी थोड़ा सा लोग आईटी में डिफेंसिव स्टॉक के तौर पे पता नहीं क्यों मान लेते हैं और वहाँ पर स्विच कर जाते थे। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। इस बार अगर हम देखें तो आईटी इंडेक्स, अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मई में इसने अपना लो बनाया था, रीसेंट वाला लो, और उसके बाद जून से जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने ऐसे थे जहां पर कि आईटी इंडेक्स ने ज़बरदस्त रिटर्न दिया। आईटी इंडेक्स करीब 32,000 से लेकर और अगस्त तक आते आते 42,000 हो गया था, 10,000 पॉइंट चला। और उस समय पर आप जैसा जानते भी हैं कि मार्केट में वो जो बाकी पॉकेट्स थी वो धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग मोड में आ गई थी और आईटी इंडेक्स था जो कि मस्त चल रहा था। और आईटी इंडेक्स ने जो अपना ऑल टाइम हाई लगाया वो लगाया दिसंबर 2024 में 46,000 का। अंजुली, लग रहा है कि रोटेशनल शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने 8 महीने चलने के बाद आईटी इंडेक्स में थोड़ी सी एक साइजेबल करेक्शन आ रही है और इसका कुछ बेनिफिट कहीं दूसरे इंडिसेस में मिलेगा, लाइक बैंकिंग इंडेक्स या एफएमसीजी या ऑयल एंड गैस, कहीं भी जो आपको लगता है जो हैवी वेटेज होते हैं? सर देखिए, अगर आप इमीडिएट प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहे हैं तो मेरे को आईटी वीक लग रहा है, लेकिन आईटी का अगर आप ओवरऑल चार्ट देखेंगे सीनेक्स आईटी का, 32 हफ्ते के कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट था। उसके बाद ब्रेकआउट ब्रेकआउट के बाद 3 4 5 महीने रैली किया था और ये थर्ड मंथ ऑफ करेक्शन है। तो ये ब्रॉडर अप ट्रेंड में छोटा सा करेक्शन है, ये कोई ब्रेकडाउन या वो वाली ओके। सिचुएशन नहीं है। वो रीटेस्ट कंप्लीट करने नीचे आ रहा है, तो कहीं भी 38,800 से 37,800 के बीच में रीटेस्ट कंप्लीट होगा। इसके बाद 1 महीना 2 महीना शायद वहां पे आराम करेगा, सुस्ताएगा, लेकिन नेक्स्ट लेग ऑफ अपमूव में आईटी पार्टिसिपेट करेगा। ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। ओके। इमीडिएट अगर 2 3 हफ्ते की आप बात कर रहे हैं तो मेरे को उस हिसाब से वीक लग रहा है, बट अगर आप ये बोलेंगे अगले 1 साल की या 8 महीने के प्रोस्पेक्टिव से बात करो, जिसमें अगले 2 महीने का अगर 1,000 1,500 पॉइंट का पेन है, वो मेरे लिए झेलना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आईटी पे ऑन द डिप्स सपोर्ट लेवल जहां मंथली रीटेस्ट हो रहा है वहां पे मैं बायर हूं, लेकिन अगेन मैं वो रिपीट कर रहा हूं, मैं लार्ज कैप का बायर रहूंगा, मैं मिड कैप स्मॉल कैप का बायर नहीं रहूंगा। ठीक है।
तो अंशुल जी को लग रहा है कि कोई डिप बड़ा साइजेबल आईटी में एक अच्छी बाइंग का अपॉर्चुनिटी है और उसमें भी जो लार्ज कैप आईटी होंगे वो अच्छे लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एक खबरों की तरफ भी बढ़ते हैं, क्योंकि खबरें काफ़ी बड़ी हैं और उनका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि आज दुनिया भर के बाज़ारों में देखने के लिए मिल रहा है। पहला तो बड़ी खबर, जर्मनी में कल चुनाव हुए, वहाँ पर जो विरोधी पार्टी CDU है वो लगभग जीत ही गई हैं और उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि उनको एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनानी होगी। पूरी सीट्स तो उनको भी नहीं मिली हैं, लेकिन हाँ वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर इमर्ज हो रहे हैं और उनके जो उम्मीदवार हैं या कह सकते हैं कि हेड हैं उस पार्टी के, वो फ्रेडरिक मर्ज हैं, जिनका कि माना जा रहा है कि ये इकोनॉमी को थोड़ा बूस्टर देंगे। क्योंकि अगर आपको याद हो, जो भी इंटरनेशनल मार्केट को ट्रैक करते हैं या जर्मनी को थोड़ा जानते हैं, तो एंजेला मर्केल ये उनकी एक चांसलर हुआ करती थी, जो काफ़ी वर्ल्ड में उन्होंने अपना नाम कमाया था और जर्मनी को स्ट्रांग भी किया था। उन्हीं की पार्टी के ये उम्मीदवार हैं। तो यहाँ उनके जाने के बाद इनकी सबसे स्ट्रांग पोजीशन थी, लेकिन हुआ क्या, ओलाफ शोल्स जो थे वो दूसरी पार्टी से खड़े हुए और उन्होंने अपनी एक कोएलिशन गवर्नमेंट बना ली। उसके बाद उन पर तमाम तरह के सवाल लगे कि जर्मनी की हालत ख़राब हो गई है, इकोनॉमी काफ़ी वीक हो गई है। अब सवाल ये भी उठ रहा है उन लोगों पर कि भाई हम यूक्रेन को क्यों हथियार दे रहे हैं, यूक्रेन को के युद्ध को क्यों फाइनेंस कर रहे हैं। दूसरा, हमने रशिया से पंगा लेकर हमने क्यों अपनी इकोनॉमी को ख़राब किया, हमारा जो एनर्जी थी, कॉस्ट थी, हमने उसको क्यों बढ़ा लिया। तो इस तरह की बातें काफ़ी उठ रही हैं और फ्रेडरिक मर्ज जो है वो इस तरह की बातों को थोड़ा तूल दे रहे हैं कि ठीक है, हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है। अब मर्ज के आने से पहले ही जर्मनी मार्केट करीब पिछले कुछ महीनों में देखें तो अच्छा चला है, वन ऑफ द बेस्ट मार्केट रहा है यूरोप में। लेकिन मैं कुछ एक कंपनियों की बात करूंगा, क्योंकि जर्मनी से हमारे वैसा कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो कंपनी हमारी एक्सपोजर रखती हैं उनको देख लेते हैं एक बार। उन कंपनियों में देखें तो विप्रो, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंडाल्को, जेंसा टेक, बायोकॉन, कुछ एक कंपनियां हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर भी हैं। एक बार देख लेते हैं। इन्फोसिस, HCL, माइंडट्री, KPI टेक, विप्रो, जेंसा टेक, ये IT की कंपनियां हैं। हिंडाल्को, M&M, डॉक्टर रेड्डीज और बायोकॉन, ये कुछ दूसरे क्षेत्रों से कंपनियां हैं। हिंडाल्को की जो नोवलिस है उसका काम है जर्मनी में, और महिंद्रा एंड महिंद्रा का अच्छा काम है। डॉक्टर रेड्डीज और बायोकॉन वहाँ पर दवाएँ एक्सपोर्ट करते हैं। अंशुल जी कैसे देख रहे हैं सर, इनमें से कोई कंपनी समझ आ रही है आपको? सर देखिए, कंपनी जितनी आपने नाम लिए इसमें सारे लार्ज कैप्स मेरे को फिलहाल ठीक लग रहे हैं, बट करंट जंक्चर पे मैं बाई नहीं करूंगा। मेरे लिए ये सब बाइंग की लिस्ट में है, बट मैं जब इंडेक्स कहीं सपोर्ट पे आएगा, जैसे आईटी इंडेक्स मेजॉरिटी इसमें आईटी है, आईटी में जब इंडेक्स सपोर्ट पे आएगा तब मैं देखूंगा सबसे कम गिरावट किस में हुई है, वही रिलेटिव स्ट्रेंथ वाला काउंटर है, उसको मैं बाई करना स्टार्ट कर दूंगा। जैसे डॉक्टर रेड्डी, बायोकॉन ये हो गया। बायोकॉन हमारी वॉच लिस्ट में है, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग भी हैं इसमें। हम 3 से 4 साल के प्रोस्पेक्टिव में 700 750 रुपए मान के चल रहे हैं। ऐसे हमने वोकार्ड फार्मा 350 में लिया था, काफी समय फ्रस्ट्रेट किया, लेकिन जब चला तो 1400 रुपए तक चला। तो बायोकॉन और डॉक्टर रेड्डी में को नीचे में मेजर सपोर्ट हमने अभी डिस्कस किए थे। डॉक्टर रेड्डी के 1035 का है, 1035 पे अगर डॉक्टर रेड्डी मिलता है तो मैं बाई करना पसंद करूंगा। हिंडाल्को ऑलरेडी चढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो हिंडाल्को अगर किसी को प्ले करना है, यहाँ पे कुछ हद तक हिंडाल्को प्ले कर सकते हैं। ऊपर में 720 760 ये रेंज आती हुई हिंडाल्को में दिख रही है। तो आउट ऑफ ऑल दिस केवल एक स्टॉक अगर पिक करना है तो हिंडाल्को इस समय सबसे बेहतरीन रिलेटिव स्ट्रेंथ में है, इसको बाई करके चल सकते हैं। ठीक है। दूसरी बड़ी खबर, अमेरिकन मार्केट्स हमने देखा कि गिरा 750 पॉइंट के करीब फ्राइडे के सेशन में गिरा। क्यों गिरा अमेरिकन मार्केट्स, उसकी बात करेंगे। वो इसलिए कि एक तो पहले तो वहाँ पर ख़राब डेटा आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो स्लो डाउन की बातें हैं वो दिखने लगी हैं। आशंका है कि अमेरिका में स्लो डाउन आ सकता है। कुछ डेटा जो कि इंडिकेट भी कर रहे हैं कि वहाँ पे स्लो डाउन आ चुका है, जिसकी वजह से आज हम देख रहे हैं आईटी इंडेक्स गिरा हुआ है, 1000 पॉइंट गिरा हुआ है इंडिया का। वो इसीलिए क्योंकि अमेरिका का फरवरी कंज्यूमर सेंटीमेंट का जो डेटा है वो 10% गिरा है और गिरकर फरवरी में 64.7% आ गया। होम सेल्स में भी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। सर्वे के अनुसार उनकी जो महंगाई दर है, 5 साल की महंगाई दर, वो 3.95% पर आ जाएगी, यानी कि महंगाई बढ़ जाएगी, आपके यहाँ पर स्लो डाउन आ जाएगा।
हाल ही में वॉलमार्ट, हमने पिछले हफ्ते बात भी की थी कि वॉलमार्ट ने अपनी जो ग्रोथ गाइडेंस थी वो बाजार की उम्मीदों से काफ़ी कम दी थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है यूएस में वो घट रही है, क्योंकि वॉलमार्ट वहाँ पर एक इंडिकेटर है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग का, कि अगर वॉलमार्ट की ग्रोथ आ रही है, वॉलमार्ट की सेल्स ठीक है, ग्रोथ गाइडेंस ठीक है, यानी कि लोग खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर वॉलमार्ट थोड़ा सा भी स्लो डाउन कर लेता है तो माना जाता है कि लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। इसी की वजह से हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में पिछले हफ्ते पिटाई हो गई और उसका इंपैक्ट हम देख रहे हैं एशियन मार्केट्स में भी देखने के लिए मिल रहा है। अंशुल जी, कैसे देखें सर अमेरिकन मार्केट्स की जो पिटाई है, और उसके बाद हमने वैसे आईटी पर तो बात कर ली है, लेकिन कुछ एक काउंटर में और पूछ लेता हूं आपसे जो कि अमेरिका की ग्रोथ से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल भारत फोर्ज, जो कि जिसका यूएस में अच्छा खासा बिजनेस है, क्या लग रहा है सर चार्ट पर? देखिए सर, दो चीज आपने स्टार्ट किया था इससे यूएस मार्केट से। तो डाउ जोन्स में देखिए, जब डाउ जोन्स बॉटम आउट किया था 13 जनवरी को, वहां से ऑलरेडी जो पूरी फॉल थी उसका 75% रिकवर हो गया था। निफ्टी में हुआ नहीं था। अभी निफ्टी जनवरी के लो को तोड़ रही है। जब हम 27-28 जनवरी को लो बना रहे थे तब ये 75% रिकवर कर चुका था अपनी फॉल को। और अभी जब निफ्टी नया लो बना रही जनवरी के लो के नीचे, पूरी पुल बैक का 25% भी अभी डाउ जोन्स ने गंवाया नहीं है। तो डाउ जोन्स में ये कोई फॉल नहीं, प्रॉफिट बुकिंग है। जो निचले स्तर से जो रिकवरी आई थी उसका जो अपमूव था उसका केवल एक रिकवरी चल रही है। तो डाउ जोन्स में मेरे को बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। ये चला था लोअर लेवल से 7.5%, उसका 50% करेक्शन आता है 43,400 पे, और 43,598 के आसपास चल रहा है। तो डाउ जोन्स में ऐसी कोई गिरावट नहीं है, ये केवल प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। हाँ, अगले 2 दिन गहरा जाती है तब फिर डाउट होना स्टार्ट होगा। तो अब डाउ जोन्स भी मेक और ब्रेक पे है, तो वहां से मेरे को लग रहा है कि अगले हफ्ते में पॉजिटिव सेंटीमेंट आना चाहिए। वहीं भारत फोर्ज की बात करें, बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 1783 पे। वहां से पहला टारगेट 1056 का था, बिना किसी पुल बैक के आया है। तो एक डीपर पुल बैक आपको 50 डे मूविंग एवरेज 1190 तक आना चाहिए। क्योंकि इतना नॉन स्टॉप गिरा है बिना पुल बैक के, तो एक पुल बैक तो बनती है 50 डे मूविंग एवरेज तक। 1190 पे है जो सड़क के, शायद 1160 तक आ जाए पुल बैक कंप्लीट होने तक। तो 1160 का टारगेट पकड़ के चलिए कि आना चाहिए, लेकिन वहां पे माल बेचना चाहिए। वहां से वापस नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में 908 रुपए दिख रहा है। ये सब टॉपिंग आउट काउंटर है, अगली तेजी में ये चलेंगे नहीं। तेजी में जब मार्केट चलेगा तो ये थोड़ा थोड़ा बाउंस बैक देंगे, जब मार्केट में पुल बैक आएगा इनमें ब्रेकडाउन्स आएंगे। तो ये पुराने विनर्स हैं, नई रैली में नहीं चलेंगे, धीरे धीरे करके 908 आ जाएगा पुल बैक के बाद। ठीक है, तो नई रैली में ये नहीं चलेंगे, और थोड़ा सा जो पुराने काउंटर हैं उनको लेकर थोड़ा सा आप सतर्क रहें। लेकिन बहुत ख़राब बातें हो गई अंशुल जी। आज मैं एक अच्छी बात करता हूँ। एशिया में एफआईज लौटने लगे हैं, ये एक बहुत बड़ी खबर है। पिछले हफ्ते एफआईज ने एशिया के डेवलपिंग मार्केट्स में निवेश करना शुरू कर दिया। उसके पीछे वजह है, ऐसा नहीं कि ऐसी मन किया कर दिया। पहले मैं डेटा बता देता हूँ। एफआईज ने चीन के अलावा, चीन को हम एशिया में ये काउंट नहीं कर रहे हैं, $70 करोड़ इन्वेस्ट किए। हालांकि बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन पिछले, ये केवल फ्राइडे तक का डेटा है, लास्ट वीक का। 7 हफ्तों से लगातार एफआईज पूरे एशियन मार्केट में भी बेच रहे थे, मतलब जो डेवलपिंग मार्केट से वहाँ भी बेच रहे थे। हमारे यहाँ तो, इंडिया में तो अक्टूबर से बेच रहे हैं, हमारे यहाँ तो 5 महीने हो गए उनको बेचते हुए, लेकिन एशिया में भी करीब 7 हफ्ते से बेच रहे थे। 7 हफ्ते का मतलब हो गया लगभग 2 महीने, पूरे 2 महीने से वहाँ भी सेलिंग चल रही थी। लेकिन लास्ट वीक एशिया का जो इंडिकेटिव इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स, वो MSCI रीजनल इंडेक्स, वो करीब 1.8% चढ़ा है। और पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो यही इंडेक्स 12% गिरा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़। अब देखते हैं कि एफआईज खरीदारी क्यों करने उतरे। उसकी वजह यह है कि अमेरिकी डॉलर की अब कमज़ोरी शुरू हो चुकी है। अमेरिकी डॉलर ने फरवरी में करीब 110 का लेवल टच किया था, वहाँ से करीब 3% टूट चुका है, रिवर्स कर रहा है, और ये 106-107 के बीच में आ चुका है। तो लोग मान रहे हैं कि जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स दोबारा से कमज़ोर होना शुरू होगा विज़ दूसरी करेंसीज़ के, तो एफआईज की बाइंग शुरू हो जाएगी। तो यही एक बड़ा कारण रहा कि पिछले हफ्ते एफआईज ने बाय शुरू कर दिया। इंडियन मार्केट में नहीं करा भले ही, लेकिन एशिया में लौटने शुरू हो गए। अब एशिया में घूमने निकले तो इंडिया को इग्नोर तो नहीं कर पाएंगे। टैरिफ का डर जो हुए वो कुछ हद तक हटा है, कम हुआ है,
क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जितने एग्रेसिव मोड में आए थे शुरुआत में कि मैं 25% टैरिफ लगा दूंगा मैक्सिको कनाडा पर, चीन पे लगा दूंगा 60%, उन्होंने सारी चीज़ें अपनी डेफर कर दी और धीरे धीरे उन पर बातचीत शुरू कर दी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी मार्केट के लिए और जो कि पॉजिटिविटी का काम कर रही है। अंशुल जी, एफआईज अगर लौट आए इंडिया में, देखो आपको याद होगा अभी उस दिन भारतीय एयरटेल में एफआईज ने एक ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा खरीदा था। लोगों को उसको समझने में, डेटा को थोड़ा टाइम लगा, लेकिन उसके अगले दिन जो मार्केट था उसमें मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी अच्छी बाइंग हुई और एक दो दिन वो बाइंग चली भी। आप बहुत करेक्ट एक्यूरेट साबित हुए कि आपने फ्राइडे को 51,500 पे मिड कैप इंडेक्स पर बोला था, आई रिमेंबर, कि यहाँ से बेच दो, अभी ये और गिरेगा, और वो गिरा भी, उसी दिन गिरा और आज तो गिरा हुआ ही है। तो सर अब क्या लग रहा है कि अगर एफआईज लौटे तो क्या स्मॉल कैप मिड कैप अपने बॉटम के आसपास पहुंच गए हैं या अभी थोड़ा और दूर हैं, थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगेगा? जी सर देखिए, अभी पेन बचा हुआ है, अभी पेन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। और मैं आपको बताऊं, ये चीज जो एफआईआई की बाइंग आई है, ये आपको क्लियरली किन स्टॉक्स में आई है ये एविडेंट होगा जब सीएनएक्स मिड कैप अपना 47,000 से 45,000 का जो ब्रैकेट हम सोच रहे हैं कि टेस्ट करेगा, मतलब दिख रहा है चार्ट पे, ये लेवल जब टेस्ट होगा तब आपको क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स देखने के लिए मिलेंगे और वही स्टॉक्स होंगे जहां पे एफआईआई ने या स्मार्ट मनी ने अपनी पोजीशंस बनाई हैं। क्योंकि लास्ट लेग ऑफ गिरावट में जब डिस्ट्रेस सेलिंग आती है तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो गिरते ही नहीं है बल्कि पॉजिटिव रिटर्न दे जाते हैं। वो इसलिए होता है कि स्मार्ट मनी उसके अंदर कंसिस्टेंटली बाइंग कर रही है, इसलिए उनकी डाउन साइड प्रोटेक्टेड रहती है। तो मैं वही विनर्स खोजने की कोशिश कर रहा हूं कि इस डाउन साइड में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें गिरावट बहुत कम हुई है, ना के बराबर हुई है, या फिर पॉजिटिव रिटर्न दिया है। मेरे लिए वो काउंटर सबसे बेस्ट होंगे जो पॉजिटिव रिटर्न दिए लास्ट लेग ऑफ गिरावट में। वो स्टॉक्स सेकंड बेस्ट होंगे जहां एट पार है या हल्का सा 19 रिटर्न है, बट जो बहुत ज्यादा गिरे हैं वो अगेन मेरी लिस्ट में रहेंगे नहीं। तो ये लास्ट लेग ऑफ फॉल जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत हद तक चीजें क्लियर होंगी कि नए विनर्स कौन आएंगे। और एक मैं आपको छोटा सा अंदाजा दे देता हूं कि कौन सा ऐसा सेक्टर होगा जो नए विनर्स के तौर पे आएगा। अभी मैं वीकेंड पे एक डेटा पढ़ रहा था, उसमें आया है कि आपका exports of ready-made garments from India in January 2025 was at the highest level in the last 34 months। 34 महीने में टेक्सटाइल रेडीमेड गारमेंट हाईएस्ट रहा है पिछले 34 महीने में। जनवरी में, फरवरी का अभी डेटा आया नहीं है, फरवरी का आएगा और अभी फरवरी खत्म भी नहीं हुआ। जब फरवरी खत्म होगा उसका डेटा आएगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जनवरी से ज़्यादा हम फरवरी में भी एक्सपोर्ट करेंगे और ये मंथ ऑन मंथ चलता रहेगा। क्योंकि पीयूष गोयल के भी आप स्टेटमेंट सुनेंगे जब से वो मंत्री बने थे, 10 बिलियन डॉलर या क्या टारगेट रखा था कि टेक्सटाइल इनको करना है, और उस दिशा में अब नंबर्स भी साथ दिखने लगे हैं। तो मेरे ख्याल से जब नेक्स्ट बड़ी रैली डेवलप होगी करेक्शन के बाद, तो टेक्सटाइल सेक्टर एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप आउटराइट जाके अभी खरीद लें। इस लास्ट लेग ऑफ गिरावट में टेक्सटाइल से स्टॉक्स ढूंढिए जिनमें सबसे कम गिरावट रही हो, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वहां पे 200-300% रिटर्न बनती हुई दिखेगी मिड कैप स्मॉल कैप्स में। सर कुछ काउंटर के नाम बता दीजिए फिर। सर देखिए, काउंटर के नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि लोग आउटराइट अभी खरीद लेंगे। और मैं बोल रहा हूँ सर कि ये बता आप दीजिए पहले ना आपकी यहाँ पर खरीदना है, आप इनको एसआईपी में खरीदिए। अब हमारी जनता स्मार्ट हो गई है सर, ऐसा नहीं है। अगर देखिए, मैं आपको वॉच लिस्ट बता देता हूँ कि मेरी वॉच लिस्ट में क्या है। VTL मेरी वॉच लिस्ट में वर्धमान टेक्सटाइल है, आलोक इंडस्ट्री है, इसके अलावा एक रेमंड्स आता है। तो ये कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे लिस्ट में हैं। एक मिनट का समय दीजिए, मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। हाँ, पीडीएसएल हो गया, वर्धमान टेक्सटाइल हो गया, वेल्सपन लिविंग हो गया, मयूर यूनिकोड हो गया, रूबी मिल्स हो गया, डॉनियर हो गया, सरला पॉली हो गया, आलोक इंडस्ट्री हो गया, एक सतलज टेक्सटाइल्स है। ये सारे स्टॉक मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। इस लास्ट गिरावट में जिन स्टॉक्स में सबसे कम गिरावट आएगी वो स्टॉक्स मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में, फोकस जिसको हम कहते हैं एक्शनेबल वॉच लिस्ट, कि जहां हमको बाइंग सेलिंग करना है, उसमें कन्वर्ट होंगे। अभी ये वॉच लिस्ट में है, एक्शनेबल वॉच लिस्ट में तब जाएंगे जब इस गिरावट में जो स्टॉक सबसे कम गिरेगा या रिलेटिव स्ट्रेंथ शो करेगा, वो स्टॉक्स फिर एक्शनेबल वॉच लिस्ट में जाएंगे। बट ये स्टॉक्स हैं जो मैं अभी वॉच कर रहा हूं कि अगर इनमें कम गिरावट रहती है तो फिर इनमें से जो सबसे बेहतरीन स्टॉक होगा वहां पे बाइंग करना स्टार्ट करूंगा। चलिए,
तो एक सेक्टर मिला और बहुत सारे शेयर्स मिले, जहां पर कि अंशुल जी खुशी से जाना चाहते हैं ऑन द पॉजिटिव साइड। बड़े दिनों बाद ऐसी बात हुई है अंशुल जी के साथ, ये बड़ा मज़ा आ गया। आगे बढ़ते हैं सर। एक लेकिन थोड़ी सी दुख में सिल्वर लाइनिंग ढूंढते हैं। लास्ट वीक कुछ एक काउंटर गिरे। इंडियन मार्केट कैप के जो इंडिया की जो टॉप की 10 कंपनियां हैं, उनकी जो मार्केट कैप थी वो 1,65,000 करोड़ वाइप आउट हुई है लास्ट वीक। उसमें जो टॉप की जहां पर सबसे ज़्यादा मार्केट कैप में डेंट लगा है वो कंपनियां आपके सामने है लिस्ट। टीसीएस, भारतीय एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई। और टीसीएस में तो 53,000 करोड़ का डेंट लगा है, भारतीय एयरटेल में 44,000, आईसीआईसीआई बैंक में 18,000। ये सभी लिस्ट है पूरी। अंशुल जी, कोई काउंटर है? आईटी पर तो हमने बात कर ली, इन्फोसिस, टीसीएस पर, कि आपने बताया कि यहाँ पे कोई भी बड़ी गिरावट आए तो आप खरीदें। लास्ट वीक भी पेन झेल चुकी हैं, आज पूरा और ज़्यादा पेन हो गया। कौन कौन से काउंटर हैं जो कि इनमें अच्छे लग रहे हैं? सर मेरे को बैंकिंग काउंटर अच्छे लग रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक, ओके। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक मेरे को ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पुल बैक में मतलब पहले पिट चुका था, ये लास्ट लेग ऑफ फॉल में इसने बहुत अच्छी अपनी स्ट्रेंथ शो की है। 994 का लेवल बहुत कायदे से डिफेंड किया गया है। तो अब हाई लाइकली है कि ना सिर्फ 1030, 1035 पे जो 50 डे मूविंग एवरेज है वो टेस्ट होगा, बल्कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसको ब्रीच करते हुए बहुत आराम से ये काउंटर आपको पूरे फॉल का 50%, लास्ट रिसेंट जो लेग है फॉल का, इसका 50% रिट्रेसमेंट 1065 पे है, और उसके ऊपर 1120। तो ये 3 टारगेट आते हुए दिख रहे हैं, 1030 से 35 50 डे मूविंग एवरेज, 1065 और 1130।